चैप्टर 8 इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। मेरे लिए काफ़ी आसान है कहना आपको कि स्पेकुलेशन ना करें, लेकिन मुझे पता है कि इस एडवाइस को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे ही डेवलप करते हैं, कोई भी डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। तो प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके होते हैं, प्राइसिंग और टाइमिंग। प्राइसिंग में क्या होता है, आप स्टॉक्स तब खरीदते हैं जब उनका मार्केट प्राइस उनकी फेयर वैल्यू से कम होता है। और टाइमिंग में क्या होता है, आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे मार्केट का क्या पाथ होगा, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जो लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं वो स्पेकुलेटर्स होते हैं, और फिर उनके रिजल्ट्स भी ऐसे ही आते हैं जो स्पेकुलेटर्स के रिजल्ट आते हैं। जबकि प्राइसिंग एक छोटी सी कोशिश है आपकी कि आप ज़्यादा नहीं पे करेंगे किसी स्टॉक के लिए। तो फिर क्या हमें सिर्फ तब खरीदना चाहिए जब मार्केट काफ़ी डिक्लाइन कर देती है, या फिर सिर्फ तब बेचना चाहिए जब मार्केट काफ़ी एडवांस कर जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा कुछ ना कुछ अपना पैसा बॉन्ड्स और स्टॉक्स दोनों में रखें, हमेशा, चाहे मार्केट कितनी ही नीचे हो चाहे मार्केट कितनी ही ऊपर हो। वही 25-75 रूल यूज़ करें इसके लिए। प्रपोर्शन चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मार्केट काफ़ी एडवांस हो चुकी है, आपको लग रहा है कि सस्टेनेबल नहीं है ये लेवल, सब कुछ ओवर प्राइस लग रहा है, तो आप 25% रख लीजिए स्टॉक्स, बाकी सब कुछ बेच दीजिए। क्योंकि अगर मान लो आपने अपनी सारी होल्डिंग्स बेच दी स्टॉक्स की, तो आप तो साइड में खड़े रह जाओगे। हो सकता है मार्केट उसके बाद भी और डबल हो जाए, तो वो तो आप नहीं गेन कर पाए ना। 25% रख लो। जब स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाती है तो हमें खुशी होती है, लेकिन फिर 3 टेंशन भी हो जाती है हमें। पहली ये कि क्या मुझे अब बेच देना चाहिए। दूसरा, आप खुद को कोसने लग जाएं कि यार मेरे को तो और खरीद लेना चाहिए था जब ये नीचे लेवल था। और तीसरा और सबसे घटिया थॉट ये होता है, आप अपनी पोजीशन और इंक्रीज कर दें मार्केट में, आप और पैसा घुसा दें उस टाइम पे। तो ये सबसे गलत सोच है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो आप और पैसा मत घुसाएं मार्केट में उस टाइम पे। और दूसरी बात, खुद को गालियां मत दें। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया अगर आप और नहीं खरीद पाए उस टाइम पे, और आप 75% बेच सकते हैं, 25% रख सकते हैं। ये सब बातें फॉलो करना और क्राउड को फॉलो ना करना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है। और जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक आपको बुक वैल्यू से कम प्राइस में मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक साउंड इन्वेस्टमेंट है। उसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। और कम से कम ये तो होना चाहिए कि फ्यूचर में ये जो अर्निंग्स है कंपनी की इस टाइम पे, ये सस्टेन कर लेगी। बढ़े ना बढ़े, सस्टेन जरूर कर सकती हो। इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में सबसे बड़ा डिफरेंस उनके एटीट्यूड में होता है। उनका एटीट्यूड स्टॉक मार्केट के प्रति क्या है। स्पेकुलेटर का मेन मकसद ये होता है कि वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि आगे क्या होने वाला है, और फिर प्रॉफिट करने की कोशिश करता है मार्केट की फ्लक्चुएशन से। जबकि जो इन्वेस्टर होता है उसे मार्केट की फ्लक्चुएशन से कोई लेना देना नहीं होता। उसका मेन इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है कि वो ऐसी सिक्योरिटीज ढूंढ पाए जो कि उसे अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएं, और फिर उनको वो काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखे। चाहे मार्केट फ्लक्चुएट हो रही हो, कुछ हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। इन्वेस्टर कभी भी स्टॉक को इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि वो प्राइस में ऊपर चली गई है, या फिर किसी भी स्टॉक को इसलिए नहीं बेचेगा कि उसका प्राइस गिर गया है। बेंजामिन ग्राहम मार्केट को मिस्टर मार्केट के नाम से बुलाते हैं, और बोलते हैं कि मिस्टर मार्केट को बाइपोलर डिसऑर्डर है। कभी कभी वो बहुत खुश होता है, कभी कभी वो डिप्रेस्ड होता है। मिस्टर मार्केट को मूड स्विंग्स होते रहते हैं, और मिस्टर मार्केट चाहता है कि जैसा वो फील कर रहा है वैसे ही आप भी फील करें। वो हैप्पी फील कर रहा है तो आप भी हैप्पी फील करें। अगर वो डिप्रेशन में है तो वो चाहता है कि आप भी डिप्रेशन में आ जाएं। अब मान लीजिए कोई पागल आदमी हफ्ते में 5 बार आपके घर का दरवाजा खटखटा रहा है और आपको बोल रहा है कि भाई तू भी मेरे जैसा फील कर, तू भी पागल बन जा, तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे ना कि दफा हो, गेट लॉस्ट। अब ये तो नहीं है कि उसकी तरह फील करने लग जाएंगे। तो लेकिन जब मिस्टर मार्केट की बात आती है, स्टॉक मार्केट की बात आती है, तब ऐसा क्यों नहीं है? तब भी आपको ऐसे ही सोचना चाहिए। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट को पूरी तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट के साथ बिजनेस सिर्फ तब करना चाहिए जब वो खुश हो, नहीं तो कोई बिजनेस मत करो उसके साथ। ज्यादातर लोग मिस्टर मार्केट के नौकर बन के रहते हैं। मिस्टर मार्केट जो कहता है वो मान लेते हैं, और फिर उस हिसाब से ही चलते हैं जैसे मिस्टर मार्केट डिक्टेट करता है। लेकिन अगर आप मिस्टर मार्केट को मना कर देंगे कि मैंने तेरे साथ ट्रेड नहीं करनी, और आप ट्रेड सिर्फ तब करेंगे मिस्टर मार्केट के साथ जब उसका मूड अच्छा होगा, ये करने से आप उसे अपना नौकर बना लेंगे। और कुछ और चीजें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये है, एक तो है आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट, कम से कम ट्रेड करके। दूसरा है आपकी ओनरशिप कॉस्ट, एक्सपेंसिव म्यूचुअल फंड्स ना बाय करके। तीसरा है अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी फोरकास्टिंग पावर्स को कंट्रोल में रख के। चौथा है रिस्क, इसमें आप ही डिसाइड करेंगे कि आप कितना स्टॉक मार्केट को एलोकेट करेंगे फंड्स। पांचवा अपने टैक्स बिल भी कंट्रोल कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके। और छठा और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना खुद का बिहेवियर आप कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है
है नीचे जा रही है, ये आप नहीं कंट्रोल कर सकते। ये 6 चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को हराना उनके ही खेल में। इन्वेस्टिंग का मतलब है खुद को कंट्रोल करना अपनी खुद की गेम में। और बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी लॉन्ग है, 25 से 30 साल है, तो एक ही सेंसिबल अप्रोच है इसके लिए। हर मंथ कुछ ना कुछ पैसे आप एक म्यूचुअल फंड में डाल दें जो कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को फॉलो कर रहा हो, जिसमें सारी स्टॉक मार्केट आ जाए। इसमें आपको 25 से 30 साल में बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी। बहुत सारे प्रोफेशनल मैनेजर्स को आप बीट कर दोगे क्योंकि वो खुद मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। और ये भी कहा गया है कि किसी की भी मज़ार पे ये नहीं लिखा होता कि इस बंदे ने मार्केट को बीट किया था। तो जेसन थे जिन्होंने इस बुक की कमेंट्री लिखी है, उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए थे रिटायर्ड लोगों के, उन लोगों के जो कि बोका रटोन नाम की जगह में रहते थे फ्लोरिडा में। बोका रटोन एक वन ऑफ द वेल्दिएस्ट रिटायरमेंट कम्युनिटीज़ है फ्लोरिडा में। तो उन्होंने इन लोगों से पूछा था कि क्या आपने अपने लाइफ टाइम में कभी मार्केट को बीट किया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ किया था, कुछ ने कहा कि नहीं कर नहीं पाए। लेकिन एक आदमी ने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, हु केयर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स ने इतना कमा लिया था कि मैं अब बोका रटोन में रह रहा हूँ। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है कि अगर आप लोगों को कोई रैंडम सीक्वेंस दे दें और उन्हें बोलें कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी वो लोग इंसिस्ट करेंगे कि मैं आगे का गेस कर सकता हूँ कि पैटर्न में आगे क्या आने वाला है। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे दिमाग इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि हम लोग पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे वहाँ पे कोई पैटर्न हो चाहे ना हो, हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे आगे का गेस करने की। और ये भी प्रूव किया गया है कि 10% फाइनेंशियल लॉस से जो हमें दुख मिलेगा वो दुगना होगा एज कम्पेयर टू जो खुशी हमें 10% गेन से मिलेगी। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू 130 पे चेक की है और फिर दोबारा से आप 145 पे उसकी वैल्यू चेक कर रहे हो, तो आप खुद से ये कुछ सवाल पूछें। पहला सवाल कि क्या मैंने अभी एक रियल एस्टेट एजेंट को फ़ोन किया है 130 पे ये पूछने के लिए कि मेरे घर का प्राइस कितना है, और फिर क्या मैंने दोबारा कॉल बैक किया उसे 145 पे दोबारा वही चीज़ पूछने के लिए। दूसरा सवाल, अगर मैंने किया है दोबारा कॉल तो क्या मेरे घर का प्राइस चेंज हो जाएगा, और अगर चेंज हो जाएगा तो क्या मैं भागूंगा उसे बेचने के लिए। और तीसरा सवाल यह है कि अगर मैं अपने घर का प्राइस मिनट टू मिनट चेक नहीं करूंगा तो क्या उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। इन सब सवालों के जवाब ना है। ना तो आप अपना घर बेचने को भागेंगे और ना ही 15 मिनट में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। स्टॉक प्राइस का गिरना इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ होती है, और आप खरीदते रहें, जैसे जैसे प्राइसेस गिरते रहें आप कॉन्स्टेंटली खरीदते रहो और आखिर में आप बहुत पैसे कमाएंगे और आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे अगर आप ये रियलाइज़ करें कि आप कितना आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो ग्राहम 3 चीज़ें फॉलो करने को बोलते हैं। पहला, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। दूसरा, रीबैलेंस करो साल में 2 बार। तीसरा, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा क्या लिखा हुआ उसमें। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा है कि आप फिर अपनी जो एडिक्शन है ना प्रिडिक्ट करने की ह्यूमंस की, उसको आप फाइट कर सकते हो और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस कर सकते हो और मार्केट के मूड स्विंग से दूर रह सकते हो। तो ज़्यादा पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का आप ऑटो पायलट पे रखें, ये रेकमेंड किया गया, बाकी आपकी मर्जी हो। तो जबकि ग्राहम ये रेकमेंड करते हैं कि जब सारे बेच रहे हो, स्टॉक प्राइसेस काफ़ी गिर जाएं, तब आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देख के खरीद लें। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि कब ये नहीं करना, वो ये है जब आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। मान लो साल खत्म होने वाला है और आप लॉस में बेच के आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तब लॉस में बेचने का फ़ायदा है। अगले साल की स्टार्टिंग में दोबारा खरीद लें, ज़्यादा प्राइस में फ़र्क तो आएगा नहीं, लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट और मिल गया, तो ये थोड़ा फ़ायदा हो सकता है आपका। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पास। आप वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं इसे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।